नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल तोंगड़ आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो कि हमारा डी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा फार्माकोग्नोसी बुक का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। दोस्तों, पहले फार्माकोग्नोसी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्मेसी होती क्या है। तो फार्मेसी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स मेकिंग डील्स विद प्रोक्योरमेंट, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड कन्वर्जन इनटू सुटेबल फॉर्म। मतलब कह सकते हैं कि फार्मेसी जो है एक साइंस है जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स के केमिकल्स को एक तरीके से क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, उनको एक साथ मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं और एक सूटेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि जिस भी ड्रग मतलब जिस भी केमिकल को हम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उसका नेचुरल जो है सोर्स हो, बायोलॉजिकल सोर्स हो, है ना, या फिर कोई ऑर्गेनिक सोर्स हो, तो उनको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में या तो हम टैबलेट की फॉर्म में बना दें या कैप्सूल्स बना दें या फिर इमल्सन बना दें, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, फार्मेसी। इसके बाद है ये ड्रग्स क्या होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने, उसको डायग्नोज करने में जो यूज़ होते हैं, उनको हम बोल देते हैं ड्रग, है ना। तो जो ड्रग है उनकी नेचर की बात करें, बेसिकली वो कैसे होते हैं, वो डायग्नोस्टिक होते हैं और क्यूरेबल होते हैं नेचर में। किसी भी डिजीज़ को वो डायग्नोज भी कर सकते हैं, उनको क्योर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ड्रग क्या होते हैं। तो क्रूड, जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा कि क्रूड का मतलब होता है कच्ची चीज़ें, है ना, कि रॉ मटेरियल। तो ऐसे सिंपलेस्ट ड्रग, क्रूड ड्रग्स वो ड्रग होते हैं जो हम किसी प्लांट से, किसी एनिमल से या उन्हीं के किसी बायोलॉजिकल सोर्स से क्या करते हों, ऑब्टेन करते हों। प्लांट एनिमल के साथ साथ ये हमारे मिनरल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, है ना। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ द सिंपल ड्रग, crude drug are plant, animal and their parts which affect collection are subjected only to drying और मेकिंग दैम इनटू ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल पीसेज और पीलिंग। वही है, मतलब कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, नॉर्मली हमने कहीं से किसी भी केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसबगोल हो गया, है ना। इसी तरीके से सिनकोना हो गया, है ना, क्लोव हो गया, लौंग बोलते हैं जिसको, जिंजर हो गया। तो इनको क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनमें से केमिकल्स को निकालते हैं, है ना। जैसे पेपर में से हमने पेपरेसी निकाल दिया, है ना। तो इनको निकाल करके क्या करते हैं, हम इनको प्रोसेस करते हैं, या तो ड्राई करके करते हैं, है ना, या फिर क्या करते हैं, इनको केवल प्रिजर्व करके लॉन्गिट्यूडनल पीसीज में काट करके, और जब इनको हम क्या कर दें, प्रोसेस कर दें, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, फार्माकोग्नोसी। और ऐसे ड्रग जो नेचुरल सोर्स से पाए जाते हों या बायोलॉजिकल सोर्स से पाए जाते हों, उनको हम बोल देते हैं क्रूड ड्रग। अब ये जो सोर्सेज है ड्रग के, वो प्योरली सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सिंथेटिक का मतलब हो गया कि जिनको हम खुद ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हो, है ना। और दूसरा है हमारा ड्रग ऑफ बायोलॉजिकल सोर्सेज, कि ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमारे सेल्स से मिल सकते हैं, बायोजेनिक ड्रग से मिल सकते हैं, उनको हम बोल देते हैं क्रूड ड्रग्स या ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल सोर्सेज। इसके बाद है फार्माकोग्नोसी एक्चुअल में होती क्या है। तो फार्माकोग्नोसी एक साइंस है जिसमें हम बायोलॉजिकली ओरिजिनेटेड ड्रग्स को, जो प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से मिलते हों, उनकी स्टडी को हम बोल देते हैं फार्माकोग्नोसी। इसमें हम क्रूड ड्रग्स को प्रोसेस करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। इसके बाद में है कि वर्ड फार्माकोग्नोसी जो है वो 1815 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, सेल्डलर, है ना, उन्होंने इसको ड्राइव किया था। ये दो वर्ड से मिलकर बना, फार्माकॉन और ग्नोसो को। फार्माकॉन का मतलब है एक ड्रग, है ना। गिग्नोसो का मतलब है एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ, कि किसी एक ड्रग की नॉलेज को एक्वायर करना इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल और origin, और it is also defined as the objective study of crude drugs of natural sources processed scientifically। मतलब कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स को लेते हैं जो हमारे वेजिटेबल, प्लांट या मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, है ना। या हम कह सकते हैं कि ये, इनको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फार्माकोग्नोसी का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्रूड ड्रग्स का स्टडी करना, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना साइंटिफिकली। Pharmacognosy is broadly defined as systematic scientific study of the structural, physical, chemical and sensory characters of crude drugs of vegetable, animal and mineral।
इसके साथ साथ मतलब हमें क्रूड ड्रग्स का एक्सट्रैक्शन करने के साथ साथ में जो फार्माकोग्नोसी है वो और क्या करती है कि भाई जितना भी हमारे ब्रॉडली डिफाइंड जो मटेरियल होते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर है ना, कि वो भाई कैसे हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके साथ में फिजिकली कैसे दिखते हैं कि भाई सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ना। साथ ही साथ उनकी केमिकोलॉजी भी देखते हैं कि किसी के अंदर कौन सा केमिकल पाया जा रहा है ना। जैसे अगर मैं कहने लगूँ कि जो हमारे बहुत से ड्रग्स होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइड्स भी निकलते हैं ना, बहुत से प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। रिसेंटली इट इंक्लूड्स मॉडर्न आइसोलेशन टेक्निक। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, अलग निकाल देना, आइसोलेट कर देना, अलग निकाल देना, है ना। तो एक तो आइसोलेशन टेक्निक्स इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं, दूसरा फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसीजर इंक्लूड हुए हैं, जिसकी वजह से हम प्योरीफाइड सब्सटेंसेस को बना सकते हैं, है ना, कि जो इम्प्योर मटेरियल उसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तीसरा है हमारा कल्टीवेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ बाय टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर क्या होता है कि एक टिश्यू किसी भी प्लांट का या एनिमल का या जिस भी सोर्स से आप वो ड्रग निकाल रहे हैं, उसको हम निकालते हैं, उसको हम कल्चर करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के बाद उसके अंदर कल्टीवेट करते हैं, उसको कल्टीवेट करने के बाद उसको प्रोपेगेट करने के बाद हम क्या कर देते हैं, एक नया ड्रग निकाल लेते हैं उसके अंदर से। अब फार्मेसी के स्कोप्स क्या क्या हैं, तो स्कोप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा अभी बताया था मैंने, आइसोलेशन, है ना, कि हम किसी भी ड्रग को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, है ना, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा फाइटोकेमिकल है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंस सच एज ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिजिटलीज लीव्स, जो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स जैसा हमारे कैसे यूज़ होते हैं, एज अ लैक्सेटिव भी यूज़ होते हैं, है ना, एंटी कॉन्स्टिपेशनल भी होते हैं, ये कि जो गैस वगैरह है उसको दूर करने में भी यूज़ में आते हैं। और ये मेनली कहाँ से मिलते हैं हमें, डिजिटलीज की लीव्स से मिलते हैं। ऐसे ही एल्केलॉइड्स हैं। एल्केलॉइड्स की बात करें तो मेनली क्या है, ये एज अ स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं ना। कुछ इनमें एंटी पायरेटिक भी होते हैं, एंटी टक्सिव भी होते हैं ना। मेनली क्या करते हैं, सेंसिटिव एज अ स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, CNS को क्या कर देते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि बेलीडोना हो गया, हायोकाइमस हो गया, रोवोल्फिया हो गया, है ना, मॉर्फिन हो गया, कोकीन हो गया, ये सारे जो हमारे ड्रग्स हैं ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, हमारे एल्केलॉइड्स के अंदर। मॉर्फिन एंड अदर एल्केलॉइड्स फ्रॉम द प्लांट ओपियम वर आइसोलेटेड एंड क्लिनिकली यूज्ड स्टडीड, कि जो हमारे मॉर्फिन वगैरह है उन एल्केलॉइड्स को हम ओपियम के प्लांट में से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं और उनको क्लिनिकली यूज़ में लेते हैं। तो पहला जो स्कोप है इसका, पहला जो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से यूज़ जो है हमारी फार्माकोग्नोसी का, वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ केमिकल फाइटोकेमिकल्स। देन इसके बाद है स्ट्रक्चरल रिलेशन, है ना, कि किसी भी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी का रिलेशन निकालना। जैसे ट्यूबोक्यूरेन है ना, टॉक्सीफेरिन है, जो कि हमारा क्यूरेरी प्लांट से निकलता है। जो ट्यूबोक्यूरेन है वो हमारा एज अ काम करता है मसल रिलैक्सेंट का। मतलब अगर मान लो किसी भी इंसान की मसल्स में क्रैम्प वगैरह की शिकायत होती है तो उसके लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, टॉक्सीफेराइन का भी यूज़ कर सकते हैं और ट्यूबोक्यूरेनिन का यूज़ भी कर सकते हैं ना। मेनली किसका होता है, ये दोनों ही जो ड्रग्स होते हैं अमोनियम ग्रुप होता है, इनके ऊपर जो बेस ग्रुप होता है वो अमोनियल होता है ना। द हाइपोटेंसिव एंड ट्रांक्विलाइजिंग एक्शन ऑफ रेस्पिरिन आर ड्यू टू ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। जो हमारा रेस्पिरिन है उसका हाइपोटेंसिव का मतलब है कि जो हमारी ब्लड के आर्टरीज़ के जो प्रेशर होता है ब्लड का उसको एक तो कम करते हैं ना। ट्रांक्विलाइज़र का मतलब होता है एक तरीके से जो बेहोशी वगैरह की जो एक्शन वो करते हैं, दवाइयाँ जो होती हैं उनका ये ट्रांक्विलाइजिंग एक्शन या हाइपरटेंसिव एक्शन जो है रेस्पिरिन का, वो किस वजह से होता है, ट्राईमिथॉक्सी बेंजीन की वजह से होता है। ठीक है जी। देन हमारा नेक्स्ट है ड्रग्स ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल है कि जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे डायोसेजेनिन से निकलते हैं या एसिटोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं, है ना, या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू भी निकलते हैं। तो ऐसे जो प्रिपरेशन जो होता है वो हमारा पार्शियल सिंथेटिक नेचुरल प्रोडक्ट का होता है ना। इसके बाद हमारा कि नेचुरल प्रोडक्ट एज अ मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स, है ना,
कि मान लो हमने कोई नेचुरल जैसे मॉर्फिन ले लिया हमने, है ना, तो मॉर्फिन को हम एज अ मॉडल की तरह यूज़ करने लगे कि हम नए नए ड्रग्स उसमें क्या करने लगे, बनाने लगे, सिंथेसाइज करने लगे। जैसे मॉर्फिन की जगह हम कोकेन का यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह, है ना, एट्रोफिन का यूज़ करते हैं हम स्पेस्मोलाइटिक्स की तरह, है ना। तो ये क्या है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट एज अ मॉडल ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स। इसके बाद में हमारा अगला जो स्कोप है उसमें है कि ड्रग्स ऑफ डायरेक्टिव थेराप्यूटिक यूजेस। जैसे नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि इवन मतलब कि एक साथ रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स है ना, एर्गोट एल्केलॉइड्स हैं या विनक्रिस्टाइन है। ये सभी ऐसे नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं हमारे, जिनको हम नेचुरली मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरियाज को ही किल करेंगे, स्टेरॉइड्स हैं उनका अपना पर्टिकुलर काम रहेगा, एल्केलॉइड्स है उनका अपना पर्टिकुलर काम रहेगा, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। तो बायोसिंथेटिक पाथवे क्या होता है, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। पहले तो हमें बायोसिंथेटिक पता होना चाहिए। बायो का मतलब होता है जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से जो सिंथेसिस होता है, मान लो कि रेस्पिरेशन हो गया, है ना, या फोटोसिंथेसिस के अंदर केल्विन साइकिल होगी, तो ये सारे जो पाथवेज होते हैं, एक पर्टिकुलर पाथवेज होता है कि एनर्जी का बनना, रेस्पिरेशन, पायरुवेट से हमारा पायरुविक एसिड बनना, उसके साथ में एनर्जी का रिलीज होना, ग्लूकोज का डाइजेशन होना, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं हमारे बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं। जैसे एक आपको नीचे ड्रग दिख रहा है, स्किमिक एसिड पाथवे ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। स्किमिक एसिड का पाथवे होता है किसके थ्रू, एरोमेटिक कंपाउंड्स के थ्रू, जो कि हमारे किसके अंदर आते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर आते हैं। इसके बाद में कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जैसे क्लोव, सिंसोना, है ना, सिन्नामॉन, सेना, ओपियम। तो इनके सभी के एक अलग अलग, जैसे मैं क्लोव की बात करने लगूँ, लौंग, तो इसका अपना खुद का एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर थेराप्यूटिक यूज़ होते हैं। जैसे क्लोव एक तो हमारा थोड़ा मतलब इसका टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म होता है ना, तो हम खांसी वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, गर्म, अपने खुद के तासीर के गर्म की वजह से ये जो हमारे अंदर स्पुटम होता है, बलगम जो होता है, उसको क्या कर देता है, काटने में मदद करता है ना। इसी तरीके से ये सभी चीज़ें मतलब लगभग अलग अलग चीज़ में यूज़ होती हैं। सेना की बात करें तो ये हमारी किस किस में यूज़ होती हैं, कार्डियक टॉनिक्स में भी यूज़ होती है ना। इसके बाद है हर्बल फॉर्मुलेशन, जैसे चूरन बना सकते हैं हम, है ना, अस्वास बना सकते हैं, अरिस्तास बना सकते हैं, लेहा वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी हर्बल फॉर्मुलेशन है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर्ड प्लांट। तो टिश्यू कल्चर्ड प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनको हम डायरेक्टली क्या करते हो, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करने के बाद ग्रोथ करते हो, तो उनको भी हम कहाँ पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। अब ये जो हमारे ड्रग्स हैं, इनको हमने, जैसा मैंने अभी कहा था कि भाई फिज़िकली हम इनको टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना, केमिकली कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ पैरामीटर्स होते हैं फिज़िकल के, जिनके बिहाफ पर हम इनकी टेस्टिंग करते हैं। उनमें से कुछ ये नीचे लिखे हुए हैं। जैसे पहला है हमारा मॉइस्चर कंटेंट। मान लो आपने डिजिटली इसकी लीव्स निकाली, है ना, तो उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है कि भाई 10 से 15% के आसपास में है, या ज़्यादा है या कम है, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अफेक्ट डालती हैं। ऐसे ही एस कंटेंट की बात करते हैं, तो मान लो कि हमने कोई लीव्स ली, या कोई बार्क ली, या कोई रूट ली, है ना, उसको सुखाने के बाद, उसको जलाने के बाद जो एस बनी, जिसको हम हिंदी में भस्म बोल देते हैं, राख जो बनती है, उस राख का भी हम यूज़ करते हैं ड्रग्स बनाने में। तो उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्गन मतलब एक ड्रग के अंदर कितना एस कंटेंट है, वो भी क्या करता है, एक रोल प्ले करता है उसके थेराप्यूटिक एक्शन के ऊपर, है ना। स्वेलिंग फैक्टर, स्वेलिंग मतलब मान लो किसी को आपने पानी के अंदर भिगो दिया, है ना, तो वो पानी के अंदर जैसे किशमिश भिगो देते हैं तो वो फूल जाती है, अर्जुन की छाल आप भिगो देते हैं तो वो फूल जाती है ना, अगर ग्लोई को आप पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो भी फूल जाती है। तो स्वेलिंग फैक्टर कितना है, मतलब कितनी जल्दी कोई भी जो ड्रग है या कोई भी जो केमिकल है वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम बोल देते हैं स्वेलिंग फैक्टर्स। इसके बाद है एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़। एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ का मतलब है कि भाई मान लो आपने कोई ड्रग निकाला, ठीक है, उसको जब आप उसमें से या तो आप बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद वजह से जो केमिकल्स बाहर निकले, जो हमारे यूज़ के केमिकल है वो बाहर निकले, या मैं कह दूँ जी चटनी बनाई मैंने और चटनी के बाद में उसमें से जो हमारा वेस्टेज जो निकला, अलग निकला, उसको हम बोल देते हैं एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़। मेल्टिंग पॉइंट आपको सभी को पता है कि एक पर्टिकुलर जो हमारा केमिकल होता है
या जो हमारी सॉलिड ड्रग्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट भी होता है ना, सॉल्युबिलिटी भी होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। मान लो कोई लाइट आई है ना, प्लेन पीपीएल बोल देते हैं, पीपीएल आई है ना, ये किसी ड्रग से हमने टकरा दी। अब ये इसमें टकराने के बाद में क्लॉकवाइज रोटेट करे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, लेफ्ट साइड में रोटेट करे, तो उसको हमने बोल दिया लीवो रोटेटरी, है ना। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन्हेंस होती हैं, चेंज भी होती हैं, बढ़ती भी हैं, कम भी होती हैं, है ना। विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्लूडिटी, एक तरीके से गाढ़ापन, है ना, कि कोई भी ड्रग उसको हम अब जब लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो वो कितना गाढ़ा बना हुआ है या कितना फ्लूइड है ना, कितना फैलने लायक है। इसके बाद में एस वैल्यू को अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। द रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इंसिनरेशन इज द एस कंटेंट ऑफ द ड्रग। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट या सिलिकेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी के अंदर में क्या होता है, हमारा एस कंटेंट होता है। मान लो कोई हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जलाया, उसके अंदर में हर एक तरीके का अलग अलग चीज़ें निकलेंगी, जितनी भी चीज़ें उसके अंदर मिक्स हैं। एस वैल्यू जो है क्राइटेरिया उसको जज करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए प्योरिटी को, ड्रग की को, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण रहता है। अब ये जो एस वैल्यू जो है, ये 4 तरीके से हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली है टोटल एश वैल्यू, फिर है एसिडिक इनसॉल्युबल एश वैल्यू, फिर है सल्फेट एस वैल्यू, एंड देन वाटर सॉल्युबल एस वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकती है, इनको हम ब्रीफली डिटेल में आगे पढ़ेंगे। टोटल एस वैल्यू यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लो ग्रेड प्रोडक्ट, एक तो लो ग्रेड प्रोडक्ट को डिटेक्ट करने में काम आती है। एग्जॉस्टेड प्रोडक्ट जिनको हम यूज़ करके दोबारा यूज़ कर रहे हैं उनमें काम आती है। एक्सेसिव ऑफ सैंडी, कि कितना उसके अंदर मिट्टी है, इसको पता करने में काम आती है। और अर्दी मैटर को पता करने में काम आती है। इसके बाद डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हम इसका। सपोज करो वेट एक्यूरेटली अबाउट 3 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग इन ए टेरेड सिलिका क्रूसिबल। एक क्रूसिबल के अंदर हम पाउडर्ड फॉर्म में 3 ग्राम हमने कोई भी ड्रग ले लिया, उसको इंसिनरेट करेंगे, है ना, पाउडर फॉर्म में ड्रग को। फिर क्या करेंगे, हीट को जैसे ही हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो जलना शुरू हो जाएगा। फिर उसको ठंडा करते हैं, कीप इट इन डिसिलेटर, है ना। डिसिलेटर में रखने के बाद जब उसको ठंडा करते हैं तो वेट जो है एस का, उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, है ना, किसके साथ में, ड्राइड सैंपल और खुद का पर्टिकुलर सैंपल। अब ये परसेंटेज हर एक ड्रग के लिए, हर एक केमिकल के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी में जो एस कंटेंट है वो 20 ग्राम हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है वेट के हिसाब से। एसिड इंसॉल्युबल वैल्यू, तो एसिड इंसॉल्युबल एश वैल्यू की बात करते हैं तो ये डिटरमाइन करते हैं हमारी अर्दी मैटर को, है ना। राइजोम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, इन सब को डिटरमाइन करने के लिए हम एसिड इंसॉल्युबल एश वैल्यू का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज क्रूड ड्रग कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स, द अमाउंट में वरीज डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो क्रूड ड्रग्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो क्रिस्टल हैं इनकी अमाउंट तो नेचर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के मतलब किस जगह आप ड्रग को ग्रो कर रहे हो उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब इसको अगर डिटरमाइन करना हो तो क्या करते हैं, पहले तो हम टोटल एस जो ली हमने उसको बॉईल करते हैं, है ना, 5 मिनट तक 25 ml डाइल्यूट HCl के अंदर। फिर उसको हम फिल्टर करते हैं और इनसॉल्युबल मैटर को क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। कलेक्ट करने के बाद फिल्टर पेपर के ऊपर उसे उसको वॉश करते हैं हम हॉट वाटर से, है ना। फिर क्रूसिबल को इग्नाइट करते हैं, उसको कूल करते हैं और फिर कहाँ रख देते हैं, डिसिकेटर्स के अंदर रख देते हैं। फिर जो रेसिड्यू बचा उसको हम क्या कर देते हैं, वेट कर लेते हैं उसका, है ना। फिर हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एसिड इंसॉल्युबल एस को ड्रग के अंदर कि कितनी ड्रग, भाई कुछ जो सॉल्युबल थी वो तो घुल गई, जो ड्रग हमारी इंसॉल्युबल बची उसका हम वेट कर लेते हैं अलग से। ऐसे ही है हमारी सल्फेट एस वैल्यू, यूज्ड होती है लो ग्रेड प्रोडक्ट के लिए, है ना। वाटर सॉल्युबल एश वैल्यू यूज टू डिटेक्ट ईदर मटेरियल एग्जॉस्टेड बाय वाटर और नॉट। जैसे टी लीव्स हो गई, जिंजर, राइजोम, ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी वाटर सॉल्युबल एश वैल्यू है उससे कैलकुलेट करते हैं। स्वेलिंग फैक्टर इवेल्युएशन में काम आता है किसके, क्रूड ड्रग्स के, जो कि म्यूकिलेज कंटेन रखते हैं। म्यूसिलेज का मतलब ऐसे केमिकल जो हमारे इवॉल्व अप हो जाते हैं, फूल जाएँ, स्वेल अप हो जाएँ। और डिटेक्शन में प्योरिटी जो है क्रूड ड्रग की, उसकी डिटेक्शन में भी काम आती है स्वेलिंग फैक्टर।
अब इसको हम डिटरमाइन कैसे करें स्वेलिंग फैक्टर को? मान लो हमने 1 ग्राम सीड जो है 25 ml स्टेपर्ड सिलेंडर के अंदर क्या कर दिया, डाल दिए, है ना। उसको 20 ml तक जो है वाटर से भर दिया, मतलब 20 ml उसके अंदर पानी डाल दिया, उसको एग्रीगेट किया जेंटली, उसके बाद ओकेशनली 24 घंटे में और उसको रखा रहने दिया, है ना। 24 घंटे बाद आप क्या देखोगे, जो 20 ml से है वैल्यू वो क्या जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि जो सीड्स थे वो क्या कर लेंगे, स्वेल अप हो जाएंगे पानी के अंदर, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि स्वेल अप फैक्टर कितना है। इसके बाद में है एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़। जैसे इसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं? पहले तो ये यूज़फुल होती है इवेल्युएट करने में, किसको, मेनली उन चीज़ों को जो हमारे ड्रग्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है ना। दूसरा है कि ये हमें हेल्प करती है नेचर का, केमिकल जो प्रेजेंट है किसी ड्रग के अंदर उसके नेचर को डिटरमाइन कराने में। तीसरा है ये आइडेंटिफाई करा देती है हमें एडल्ट्रेंट्स को, है ना। क्योंकि बहुत से ड्रग्स में, बहुत से क्या आजकल तो प्रॉफिट कमाने के लिए हर एक ड्रग के अंदर क्या होता है, मिक्सअप होता है हर एक चीज़ का। उसी मिक्सिंग अप को, इम्प्योरिटीज़ के मिक्सअप को हम बोल देते हैं एडल्ट्रेशन, है ना। तो इसी एडल्ट्रेशन को हमें निकालने के लिए, मतलब पता करने के लिए किसी कौन सा ड्रग कितना एडल्ट्रेटेड है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ का हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब ये जो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है ये हमारी 3 तरीके की होती हैं। पहली है वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़, देन अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ एंड देन ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़। वाटर का आपको पता ही है क्या होता है, अल्कोहल AlCOHOL है ये, है ना, स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है। तो अल्कोहल सॉल्युबल, है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो ईथर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ जो है वो अप्लाइड होती है उन ड्रग्स के अंदर जो कि वाटर सॉल्युबल कंटेंट उनके अंदर हो, जैसे टेनिन्स हो गया, शुगर हो गया, प्लांट एसिड्स हो गए, म्यूसिलेज हो गया, क्योंकि म्यूसिलेज क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे ड्रग जो वाटर सॉल्युबल हों उनकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ का। एल्कोहल सॉल्युबल के अंदर एल्कोहल का लेते हैं, जैसे टेनिन्स हो गया, रेजिन हो गया, है ना, और अदर एल्केलॉइड्स हो गया। इसके बाद में ऑफिशियल जो मेथड है इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए वो है एसे ऑफ मिरा एंड एस्फोइटिडा, है ना। मिरा और एस्फोइटिडा का एसे करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एल्कोहल का। ईथर सॉल्युबल के अंदर हम वॉलेटाइल ऑयल्स का, फिक्स्ड ऑयल्स का और रेजिन्स का यूज़ कर, मतलब इन सभी के अंदर एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालने के लिए ड्राई ईथर सॉल्युबल वैल्यू को निकालते हैं हम। किस किस के लिए, वॉलेटाइल ऑयल्स के लिए, फिक्स्ड ऑयल्स के लिए एंड रेजिन्स के लिए। वॉलेटाइल ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ और नॉन वॉलेटाइल, है ना। अब क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसे ऑयल्स जो भाप बनाने में कारगर हो, मतलब खुद भाप बना सकते हो, वेपर बना सकते हो। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर नहीं बना सकते हैं। इसके बाद है डिटर्मिनेशन वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव की कैसे करेंगे। मैक्रेट, मतलब पहले हम मीज़र, ये मैक्रेट नहीं है, मीज़र है। मीज़र करेंगे 5 ग्राम ऑफ एक्यूरेटली वेइंग क्रश, है ना, कोर्स नहीं है, क्रश, CRUSH, क्रश पाउडर विद 100 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के 100 ml, अच्छा जिसको क्लोरोफॉर्म का फार्मूला पता हो वो कमेंट करके बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता क्या है ना। तो कोर्स पाउडर जो है हमारा 100 ml क्लोरोफॉर्म वाटर के साथ में क्या होता है, 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर क्या कर देते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 24 घंटे के लिए। दोबारा बताता हूँ, 5 ग्राम हमने कोई ड्रग लिया जो वाटर सॉल्युबल होगा, 100 ml क्लोरोफॉर्म के अंदर उसको मिक्स करने के बाद उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर 24 घंटे के लिए रख देंगे। हर 4-5 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर क्या करेंगे, उसको सेक करेंगे फ्रीक्वेंटली, है ना, बार बार सेक करेंगे 6-7 घंटे में। फिर क्या करेंगे, 24 घंटे के बाद हम उसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्टर करेंगे और इवोपरेट कर देंगे 25 ml ऑफ वाटर को, है ना। और फिर जो ड्राइनेस है उसमें जो एक्सट्रैक्टेड पार्ट जो हमारी बॉटम पे बचेगा उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो ड्राई रेसिड्यू बचा एट 105 एंड वेइंग, है ना, लगभग 105 ग्राम के आसपास, कीप इट इन डिसिनेटर, है ना। फिर उसको हम क्या कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं ड्राई करने के बाद। तो फाइनली हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं वाटर सॉल्युबल की, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर पहले था, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर बाद में बचा और कितना परसेंटेज वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। सेम यही अल्कोहल सॉल्युबल के लिए होगा कि पीज़र करेंगे हम 5 ग्राम कोई भी ड्रग, उसको फिर वेइंग कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। क्रश्ड पाउडर को हम 100 ml में 90% अल्कोहल के अंदर क्या कर देंगे,
मिक्स कर देंगे। फिर वही है कि 6 घंटे बाद उसको हिलाएंगे, है ना। हिलाने के बाद वही है कि 25 ml तक उसको इवोपरेट कर देंगे। बाकी बचा हुए को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फ़िल्टर पेपर से उसको साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना, कि टोटल ड्रग अपॉन में कितना बचा 105 × 100, तो परसेंटेज जो आई वही एयर ड्राइड ड्रग होता है। इसके बाद में ये थे हमारे क्या फिज़िकल बोल सकते हैं, है ना, फिज़िकल भी थे और इसके अंदर केमिकल भी थे। अब करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन सबसे पहले तो क्या है कि अगर हमारे रिज़ल्ट केमिकल और फिज़िकल मेथड से सेटिस्फैक्ट्री ना हो, मतलब हमने जो ऐश वैल्यू निकाल ली, जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से जो क्या बोलते हैं उसको वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट वैल्यू निकाल ली, है ना, ये सभी चीज़ों से अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखकर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड अपनाते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि ड्रग को हम बहुत ही कम अमाउंट में ड्रग को क्या कर देते हैं, इवेल्युएट करते हैं, है ना। तो इस बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इसको हम बायो एसे भी बोल देते हैं। द मेथड वार परफॉर्म्ड ऑन लिविंग एनिमल्स आइसोलेटिंग लिविंग ऑर्गन एंड टिश्यू एनिमल प्रिपरेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस मेथड को हम थोड़ा महंगा मेथड पड़ता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, उनके अंदर से ऑर्गन्स या टिश्यूज़ या सेल्स को हम निकालते हैं, फिर उसके ऊपर हम इनकी टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना, कि सूजन वाला, एक तो एंटी मतलब विपरीत अपोजिट, जो सूजन को रोकने के लिए काम करे। एनाल्जेसिक का काम ले सकते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब जो क्या करे, टेम्परेचर को डाउन करे। एंटी अल्सर जो छाले वगैरह को ख़त्म कर दे। डायरेटिक, ये एंटी डायबिटिक होता है हमारा, जो हमारी डायबिटीज़ मतलब ब्लड के अंदर जो हमारा इंसुलिन के लेवल को क्या कर दे, अल्टर्ड कर दे, ज़्यादा बढ़ने ना दे। एंटी हेलमेंथिक, हेलमेंथ्स की एक्टिविटी को रोक दे, जैसे अर्थवर्म हो गया, फाइलेरियल वॉर्म हो गया, टेप वॉर्म हो गया, है ना, तो उनको रोकने में काम आते हैं। इसके साथ साथ ही कार्डिक एक्टिविटी के लिए भी, है ना, कार्डिक एक्टिविटी वाले ड्रग्स को मेज़र करने के लिए हम मेनली फ्रॉग का और पिजन का यूज़ करते हैं। माइक्रोबियल मेथड्स में आ जाते हैं, लिविंग बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, या ये सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं हमारी ऐसे करने के लिए विटामिन्स को, है ना, और एंटीबायोटिक ड्रग्स को। मतलब सीधा सा ये है कि कोई ड्रग हमें देखना है कि भाई ये सही काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि भाई ये इसके ऊपर अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ आया होगा इसमें थोड़ा बहुत, और प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं बना सकूं आगे भी ऐसी वीडियोज़। तब तक के लिए आप ट्यून अप रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।